हाय स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स. सबसे पहली बात, आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन एनिमल्स में जो मोड है आपका न्यूट्रिशन का, वो आपका होता है हेट्रोट्रॉफिक. आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाज फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स. सैप्रोफिटिक, जो किससे लेते थे आपके डेड एंड डिके से. पैरासिटिक, जो कौन से होते थे, जो लिविंग होस्ट से अपना फूड ऑब्टेन करते थे. और तीसरे कौन से थे आपके, होलोजोइक. तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आपका एग्जाम्पल, आपका जो पार्ट है दैट वाज योर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इसमें क्या चीज़ कैसे हम ऑब्टेन करते हैं खाना. वी आर डिपेंडेंट अपॉन अदर्स. ऑब्वियसली हेट्रोट्रॉफिक मीन्स यू ऑब्टेन्ड, या ऑर्गेनिज्म obtain food from other resources. वो खुद नहीं बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते, ठीक है. वो दूसरों के ऊपर आपके डिपेंडेंट होंगे, उसको हम कहेंगे हेट्रोट्रॉफिक. हेट्रोट्रॉफिक में वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना इंजेस्ट करते हैं, मतलब इनटेक करते हैं एज अ फूड कॉम्प्लेक्स. एज अ फूड कॉम्प्लेक्स, ठीक है. कॉम्प्लेक्स फूड के तरीके से वो अपना खाना इनटेक करते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके, इस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करके अब वो क्या करते हैं, उससे एनर्जी ड्राइव करते हैं. सो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. क्लियर. जब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो उसमें 5 स्टेप्स आते हैं. पहला स्टेप है आपका इंजेशन. फर्स्ट स्टेप इज योर इंजेशन. सेकेंड, डाइजेशन. थर्ड, एब्जॉर्प्शन. फोर्थ, एसिमिलेशन. एंड फिफ्थ, ईजेशन. तो ये 5 आपके प्रोसेस हैं जो आपके कंप्लीट होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में एक के बाद एक काम करते हैं. हर एक का मतलब समझते हैं, आ जाओ. इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड. इनटेक ऑफ फूड. अगर हम ह्यूमंस हैं, हम खाना कैसे खाते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड्स, ठीक है. हम एक वीडियो में बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा की. अमीबा खाना कैसे ऑब्टेन करता है. जैसे फॉर एग्जांपल, अमीबा इज अ प्रोटोजोआ. जब खाना ऑब्टेन करना होगा, इसे ये खाना रखा है, जब खाना ऑब्टेन करना होगा तो ये एक फॉल्स आर्म्स बनाएगा. तो इन आर्म्स के थ्रू ये खाना इनटेक करेगा. सो दे आर डिफरेंट मेथड्स बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन अपटेक इनटेक देयर फूड. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं लायन की बात करूं, या ठीक है एनिमल्स की बात करूं, उसके इसमें हाथों का काम नहीं हो, डायरेक्टली मुंह से ही खाना खा लेते हैं आपके, ठीक है. तो द इनटेक ऑफ फूड इज कॉल्ड एज इंजेशन. ऑब्वियसली जो फूड आप खाते हो, ये फूड में आपकी वेरियस कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है. दीज कंपोनेंट्स आर योर कार्बोहाइड्रेट्स सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. ये 3 चीज़ें आपके फूड में होती हैं, और फूड में एज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट होती है. कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत लंबे लंबी चेन्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके. इन मॉलिक्यूल्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज डाइजेशन. मतलब कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फूड इज कॉल्ड एज डाइजेशन. अब जो सिंपल फूड है, जब एक बिल्कुल मोनोमर बन चुका है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट बन चुका है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या फैट का, ये जो सिंपलेस्ट पार्ट है आपका, ये अब सेल
अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द फूड इज बीन एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब का मतलब बेटा यहाँ पर हमने क्यों बोला ऐसा, कि अपने अंदर, सेल के अंदर चला जाता है वो, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड बाय योर बॉडी सेल्स, क्लियर। अब नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रहेगी यहाँ पर, व्हाट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ सेल के अंदर जो आपका एब्जॉर्ब्ड फूड चला गया है, उस एब्जॉर्ब्ड फूड से जो एनर्जी मिलेगी आपको, वो जो एनर्जी बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन, ठीक है। तो दैट मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म से सिंपलेस्ट फूड जो कहाँ प्रेजेंट है, आपके सेल में प्रेजेंट है, उससे आपकी क्या बनेगी, एनर्जी, इज कॉल्ड एज एसिमिलेशन। एंड द लास्ट पार्ट इज इजेशन। इजेशन मतलब हमने जो सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाया, एनर्जी ले ली, अब जो बचा कुचा है, द अनवांटेड मटेरियल जो प्रेजेंट है, इज कॉल्ड एज इजेशन। अनवांटेड मैटर ऑफ द फूड, जिसको हम बॉडी से इजेस्ट करते हैं, इजेस्ट आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, जिसको हम अपनी बॉडी से, उसको उस प्रोसेस को कहते हैं इजेशन। तो ये कंप्लीट ऐसा पाथवे, कंप्लीट आपका प्रोसेस है जो कौन फॉलो करता है, जिसका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। इस फिनोमिना को हम और अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें सारे प्रोसेसेस आपको एक फ्लो में पता चलेगा कि कैसे आपकी इजेशन हो रही है, कहाँ पे आपकी डाइजेशन हो रही है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन कहाँ कहाँ पर आपकी बॉडी में हो रहा है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन digestion system. Obviously human digestion system is a holozoic mode of nutrition और उसमें egestion, digestion, absorption, assimilation और egestion, ये सारे आपके प्रोसेसेस होंगे। तो पहला आपका क्या है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। पहली बात हम डाइजेशन का मतलब समझ लेते हैं कि व्हाट डू मीन बाय डाइजेशन। डाइजेशन आपका प्रोसेस क्या बता रहा है। डाइजेशन मीन्स, अभी हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना। कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फूड में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इसका मतलब समझो, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स, आपके फूड में 3 चीजें प्रेजेंट होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये 3 चीजें आपके फूड में प्रेजेंट होती है और फूड में एज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ये प्रेजेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्च में, कार्बोहाइड्रेट में जो इनटेक करोगे आप, वो कौन सा फॉर्म होगा आपका, स्टार्च का, ठीक है। प्रोटीन को जब आप करोगे तो पॉलीपेप्टाइड एक चेन होती है बेटा, तो इतनी लंबी चेन है प्रोटीन की, तो वो आप इनटेक करोगे एज इन अ फूड। फैट्स में आप इनटेक करोगे ग्लिसराइड्स की फॉर्म में। सो ऑल दीज आर योर कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स ऑफ, कार्बोहाइड्रेट का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया स्टार्च, प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर, फैट्स का आपका कॉम्प्लेक्स हो गया ग्लिसराइड्स। तो इन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को इनके सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इज कॉल्ड एज डाइजेशन। जैसे स्टार्च ट्रांसफॉर्म होगा टू ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट शुगर दैट इज प्रेजेंट, ये आपकी सिंपलेस्ट शुगर है जो इजीली आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। प्रोटीन की आपके बनते हैं अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड्स एंड फैट आर मेड अप ऑफ ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। तो अल्टीमेटली हम डाइजेशन के प्रोसेस में क्या देखेंगे कि जो आपने खाना खाया है
जो आपने खाना खाया है वो आपको अल्टीमेटली उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज डाइजेशन। अब ये मैम हमें समझ तो आ गया कि ये चीज़ ऐसे डाइजेस्ट होगी, पर इसको डाइजेस्ट करेगा कौन? इसको डाइजेस्ट करेंगे आपके स्पेशल एंजाइम्स। These enzymes will be secreted within your body और यही आपके क्या करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में चेंज करेंगे, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में चेंज करेंगे और ग्लिसराइड्स को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज करेंगे। आप यहाँ पर एक छोटी सी बात समझो, जैसे अगर मैं स्टार्च बनाऊं तो ये चेन है आपके स्टार्च की, बहुत बड़ी सी चेन मैंने बना दी है, ये कॉम्प्लेक्स है। इस चेन को इसके मोनोमर में रखना, मोनोमर में तोड़ना, ये काम होगा इस एंजाइम का, कि छोटे छोटे पार्ट्स में, एक लंबी सी चेन की छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ना इज कॉल्ड एज डाइजेशन। इतना क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कि ह्यूमन डाइजेशन होती कहां है? Human digestion takes place in your complete alimentary canal. Okay? Human digestion takes place in your complete alimentary canal. Alimentary canal आपका एक connected portion है आपकी बॉडी के अंदर, एक connected portion है कि वो एक के बाद एक के बाद एक ऑर्गन आपस में कनेक्टेड है, और जब इस पाथ से आपका फूड गुजरेगा तो वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है? तो एलिमेंट्री कैनाल आपका माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से आपका एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होगा, उसके बाद आपका आएगा ईसोफेगस। ईसोफेगस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ फूड पाइप। ईसोफेगस के बाद आपका आएगा स्टमक, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट में एनस। So this is a complete connected pathway. So you have to write a connected pathway of various organs of your body, organs or parts of your body. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री कैनाल में क्या है कि माउथ से एनस तक आपकी पूरी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन योर फूड। ठीक है? तो यहां पर आपकी इस पूरे पाथवे में आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगी। आपको क्या याद रखना है कि माउथ से आपकी एक एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है और एनस पे आपकी एलिमेंट्री कैनाल खत्म होती है। ठीक है? इस एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। नाम स्मॉल है लेकिन एलिमेंट्री ही कैनाल में सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। नाम से स्मॉल है पर आपका लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल के अलावा भी डाइजेशन में आपके इंपॉर्टेंट है एंजाइम्स, जो आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स फूड होगा उसको डाइजेस्ट करेंगे किस फॉर्म में, ताकि वो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो उन एंजाइम्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो एंजाइम्स आर ऑलवेज सिक्रेटेड बाय योर स्पेशल ऑर्गन्स। ये सारे ऑर्गन्स हो जाएंगे, स्टमक इज योर ऑर्गन, स्मॉल इंटेस्टाइन इज योर ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन इज योर ऑर्गन, बट इन ऑर्गन्स में से कुछ सिक्रीशन नहीं आ रही है, दे आर नॉट सिक्रेटिंग एनी एंजाइम्स और हॉर्मोन्स। ठीक है? दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस जो आपकी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन सिक्रीट करते हैं और वो आपकी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है? तो वो ग्लैंड्स वो ऑर्गन्स विच आर ओनली मेंट फॉर द सिक्रेशन पर्पस, उनको हम बोलते हैं ग्लैंड्स। ठीक है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डाइजेशन के लिए आपके पास जरूरी क्या, एंजाइम्स का होना। ये एंजाइम्स कौन सिक्रीट करता है? आपके स्पेशल ऑर्गन्स। ठीक है? दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज ग्लैंड्स। these organs are called as glands। अब ग्लैंड्स जो अपने सिक्रीशन है वो सिक्रीशन आपके दो तरीके से अपने पर्टिकुलर टारगेट पे पहुंचाते हैं। ठीक है? ये जो ग्लैंड्स हैं अपने सिक्रीशन एक अलग अलग तरीके से आपके टारगेट साइट पे पहुंचाएंगे, डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचाएंगे। तो वो दो तरीके हैं। एक पहला तरीका है कि एक पाइप के थ्रू पहुंचाए, इस पाइप को मैं नाम बोलूंगी डक्ट के थ्रू।
डक्ट के थ्रू पहुंचाएं या फिर ब्लड के थ्रू पहुंचाएं। डक्ट के थ्रू हो जाएगा कि एक स्पेशल डक्ट जा रही है जो आपकी सिक्रेशन इस वाले ग्लैंड से पर्टिकुलर उसकी टारगेट साइट पे जा रही है। टारगेट साइट मतलब जहां उसको काम करना है, जहां उसका काम है। तो एक तरीका हो गया कि वो डक्ट के थ्रू जाए, दूसरा तरीका हो गया कि वो ब्लड के थ्रू जाए। ठीक है, तो इस बेसिस पे ऐसे आपके दो ग्लैंड्स होते हैं। इस बेसिस पे आपके दो ग्लैंड्स हैं। जो पाइप के थ्रू जा रही है दे आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दे आर कॉल्ड एज एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। वेयरएज जो ब्लड के थ्रू अपने टारगेट साइट पे जा रही है उसको मैं बोलती हूं डक्टलेस ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। डक्टलेस ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये पूरा टॉपिक ग्लैंड्स के बारे में हम सेकंड चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आखिरी में पढ़ेंगे। फिलहाल की इस वीडियो में डाइजेशन में आप याद रखिए कि पूरे डाइजेशन में 3 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, पूरे डाइजेशन में आपके पास 3 ग्लैंड्स इन्वॉल्व होंगे। एक है आपका सलाइवरी ग्लैंड, दूसरा आपका लिवर एंड तीसरा आपका पेनक्रियास। ये 3 ग्लैंड आर इन्वॉल्व इन योर डाइजेशन प्रोसेस। ओके, और ये तीनों अपने डाइजेशन किसके थ्रू अपने टारगेट साइट पे पहुंचाएंगे? डक्ट के थ्रू। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी ग्लैंड्स आपके डाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, मे इट बी सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास, ये तीनों अपनी सिक्रेशन डक्ट के थ्रू पहुंचाएंगे। ठीक है, सो ये तीनों ही आपके क्या हुए? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तीनों ही क्या हुए आपके? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। याद रहेगा? ओके, अब देखते हैं पहली बात, ये ग्लैंड्स कहां कहां अपनी सिक्रेशन रखते हैं और कहां कहां प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड इज प्रेजेंट इन योर बक्कल कैविटी, इन योर माउथ। ठीक है, चीक्स पे प्रेजेंट होगा, माउथ में प्रेजेंट होगा आपके, और अपनी सिक्रेशन माउथ में ही रखेगा। तो यहां पर छोटी सी एक डक्ट के थ्रू आपकी सारी जो सिक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड की है वो कहां जा रही है? माउथ में जा रही है। लिवर अपनी सिक्रेशन और पेनक्रियास अपनी सिक्रेशन कहां रखता है, कहां भेजता है? दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, अभी हमने मोटा मोटा समझ लिया कि डाइजेशन में एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल के अलावा जो ऑर्गन्स होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में तो सारे ऑर्गन्स हो गए, इसके अलावा जो आपकी चीज इन्वॉल्व होती है डाइजेशन में, दैट आर योर स्पेसिफाइड एंजाइम्स। और ये एंजाइम सिक्रीट कौन करता है? आपके स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स, एंड दीज ऑर्गन्स आर कॉल्ड एज योर ग्लैंड्स। ठीक है, 2 टाइप के ग्लैंड पढ़े हैं हमने, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। ऑन व्हाट बेसिस? किस तरीके से आपकी सिक्रेशन ग्लैंड से आपकी टारगेट साइट पे जा रही है, इसके बेसिस पे हमने इस ग्लैंड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। एंडोक्राइन हम पूरा पढ़ेंगे, जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पूरा सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के डेट में आपको याद रखना है कि डाइजेशन में आपके एक्सोक्राइन इन्वॉल्व होंगे। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स 3 ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी ग्लैंड, लिवर और पेनक्रियास। ये ओवरव्यू आपका डाइजेशन का अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं डाइजेशन का प्रोसेस। हम एक हर एक ऑर्गन को लेके चलेंगे और ये देखेंगे कि किस ऑर्गन में आपकी कौन सी पार्ट की डाइजेशन स्टार्ट हो रही है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल, माउथ। माउथ में सबसे पहले आपका क्या होता है? फर्स्ट इंजेशन। इंजेशन से हम इनटेक ऑफ फूड करते हैं, और इनटेक ऑफ फूड करके फूड आपका कहां जाता है? माउथ में जाता है विद द हेल्प ऑफ योर हैंड्स। ठीक है, अब माउथ में जब आपका खाना गया तो यहां पर 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, टीथ, टंग, और माउथ में ही आपका एंडोक्राइन, पहला एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट है, दैट इज योर सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट है आपका? सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है, हर एक को अच्छे से पढ़े। आ जाओ, आपने फूड खाया अपना, उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स भी है, प्रोटीन्स भी है और फैट्स भी हैं। सबसे पहले वो खाना टीथ की मदद से क्या होता है? च्यू होता है। टीथ की मदद से च्यू होता है। च्यू मतलब
उसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम तोड़ते हैं, बहुत माइन्यूट पार्ट्स में हमने बड़े खाने को छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया, च्यू कर दिया। दूसरी चीज आपको टीथ के ऊपर क्या ध्यान रखनी है बेटा, जो टीथ की कवरिंग है दैट इज इनेमल, इट इज द हार्डेस्ट कवरिंग, ये आपकी हार्डेस्ट कवरिंग है। ओके तीसरी चीज, आपके 4 टाइप्स के दांत होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ टीथ। पहले हो गए आपके इंसिजर्स, सेकंड कैनाइन्स, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ मोलर्स। ओके इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो अगर अपना माउथ का सिर्फ दांतों का स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये ऐसे बनेगा कुछ, ये पार्ट आपका एक साइड का बनाया मैंने, एक साइड का बीच में रखो तो इस साइड का ऊपर वाला पार्ट मैंने आपका बनाया है। 2 आपके इंसीजर्स हैं, एक आपका कैनाइन है, 2 आपके प्रीमोलर्स हैं और 3 आपके मोलर्स हैं। ऐसा ही सेम जो तरीका है, पैटर्न है, वो यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा और यहां पर भी होगा। खुद देखो 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, तो 8 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, 8 इधर है, तो टोटल कितने हो गए 32। 32 की मैं दिखाओ, याद करो, ऐसे याद रखना है। तो टोटल 32 दांत हैं आपके पास। क्लियर? 2 इंसिजर्स, एक कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। दांत के बारे में सिर्फ आपको इतना ही याद रखना है। मेन फंक्शन क्या है दांत का? च्युइंग का, चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो। क्लियर है? ओके अब आगे नेक्स्ट टंग का काम। टंग का क्या मेन काम है? सबसे पहली बात, फर्स्ट इसका फंक्शन है, इट मिक्स द च्यूड फूड, इट मिक्स द च्यूड फूड विथ सलाइवा। सलाइवा के साथ आपका फूड को, च्यूड फूड को मिक्स करने का काम कौन करेगी? आपकी टंग। दूसरी चीज, टंग इज द ओनली ऑर्गन इन योर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में आपका टंग ही ऐसा ऑर्गन है। टंग कौन सा ऑर्गन है अगर हम बात करें तो? विच टाइप ऑफ एन ऑर्गन इज योर टंग? इट्स योर सेंस ऑर्गन। बचपन में कहीं पढ़ा था 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, तो टंग वो ऐसा वाला ऑर्गन है आपका, ठीक है, सेंस ऑर्गन है। तो ये पूरा एक ऑर्गन है पूरे एलिमेंट्री कैनाल में जो आपका क्या करता है? फिजिकल डाइजेशन, जो आपकी फिजिकल डाइजेशन करेगा। दैट इज ओनली पार्ट ऑफ योर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो आपकी फिजिकल डाइजेशन करता है। बाकी सब में आपके एंजाइम्स की या फिर मिक्सिंग ऑफ एंजाइम्स की, यहाँ पर प्रॉपर आगे आप देखेंगे वेरियस ग्लैंड्स में एंजाइम्स होंगे और वो एंजाइम्स कहीं ना कहीं डाइजेशन कर रहे होंगे। यहाँ पर आपकी फिजिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है, कोई केमिकल डाइजेशन नहीं है, फिजिकल डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। फिजिकल मीन्स किसी चीज का मैकेनिकल, मतलब कुछ काम करना फिजिकली, जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज फिजिकल डाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, टंग आपको एक चीज और देती है, टेस्ट बर्ड्स। टंग के ऊपर क्या होते हैं? आपके टेस्ट बर्ड्स। तो 3 पॉइंट इसके, 3 पॉइंट आपके टंग के, याद रखने हैं आपको ये तीनों। हो गया? नेक्स्ट आ गया आपका सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड, दैट इज सलाइवरी ग्लैंड। अब आप ये देखना है आपको कि आपका ये माउथ है और सलाइवरी ग्लैंड आपके यहाँ प्रेजेंट होंगे, जॉ में प्रेजेंट होंगे, चीक्स में प्रेजेंट होंगे, बकल कैविटी में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशन डक्ट के थ्रू लेके आते हैं। कैसे याद रहेगा आपको? खुद सोचो, अगर ये सिक्रीशन आपकी ब्लड के थ्रू आती तो आप खाना खाते हुए आपका पूरा मुंह ब्लड में हो रहा होता,
ठीक है, ब्लड के थ्रू नहीं आ रही है, नॉर्मल डक्ट के थ्रू, एक पाइप के थ्रू आपकी सिक्रेशन सलाइवरी ग्लैंड से आपकी माउथ में आ रही है, जहां पे वो फूड के साथ मिक्स हो रही है। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड इज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये हमें पता है। सेंस इट्स सिक्रीशन फ्रॉम ग्लैंड टू माउथ वाया डक्ट, डक्ट के थ्रू अपने वो सिक्रीशन देती है। नेक्स्ट पार्ट, इस सिक्रीशन में होती क्या है, सिक्रीशन में है क्या, इसको हम बोलते हैं सलाइवा। क्या बोलते हैं, सलाइवा। अल्टीमेटली सलाइवा के पास एक स्पेशल एंजाइम है, पहला एंजाइम है बच्चों, ध्यान रखो। ठीक है, सलाइवा के पास एक आपका स्पेशल एंजाइम है, दैट एंजाइम इज योर सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, और कहीं भी वर्ड अमाइलेज आ जाए बेटा, कहीं भी जिंदगी में कहीं भी वर्ड अमाइलेज आ जाए, अमाइलेज वर्ड इज डायरेक्टली रेफर्स टू योर कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स। ठीक है, तो अमाइलेज वर्ड ही क्या बनाएगा आपका, ये किसकी तरफ बोलेगा, आपके कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ या फिर शुगर की तरफ, इसकी तरफ ही इसका डायरेक्ट इंडिकेशन होगा कि हाँ मैं अब कुछ ना कुछ करने वाला हूँ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ या तुम्हारी शुगर के साथ। इतना क्लियर है। अब क्या हुआ, खाना आपने खाया है, आपका सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा सिक्रीट कर दिया है, दांतों ने खाना वो चबा लिया है, टंग ने वो मिक्सिंग कर दी है। अब रोल किसका आता है, सलाइवरी अमाइलेज का। सलाइवरी अमाइलेज अच्छे से आपके खाने के साथ मिक्स हो गया मुंह में। अब सलाइवरी अमाइलेज अपना काम करेगा। अब वो क्या काम करेगा, ऑब्वियसली नाम से हमें पता चल चुका है, उसका काम क्या होगा, रिलेटेड टू योर कार्बोहाइड्रेट्स, कुछ कार्बोहाइड्रेट से रिलेशन में होगा उसका काम। चलो अब आगे पढ़ते हैं। अब आपका क्या है, च्यूड फूड है, साथ में सलाइवा या सलाइवरी अमाइलेज इसमें मिक्स हो गया। ठीक है, च्यूड फूड में आपके 3 कंपोनेंट्स हैं, कौन से पढ़ के थक चुके हैं मैम, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। और अमाइलेज वर्ड किसके लिए, आपको एक डायरेक्ट इंडिकेटर देगा, आपको ये डायरेक्ट इंडिकेशन किसकी तरफ है, इसका कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। तो यहां पर माउथ में सबसे पहले आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होगी, माउथ में ही सबसे पहले आपकी किसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स की। यहां पर स्टार्च के फॉर्म में आप फूड इनटेक कर रहे हो और ये स्टार्च आपका किस में बदल जाता है, डाइसैकेराइड्स में। सैकेराइड्स रेफर्स टू योर शुगर और डाई का मतलब होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर, मतलब जो इतनी लंबी चेन थी आपकी, जो ब्रांचिंग भी थी जिसकी स्टार्च की, वो 2-2 में बदल जाएगी। ठीक है, तो यहां पर माउथ में सबसे पहले आपकी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि मुंह में खाना थोड़ी देर रखो, जल्दी से निगलो मत, उसे टाइम तो दो, सलाइवा को है टाइम दो एटलीस्ट उसे डाइजेस्ट करने का। जितना आराम से खाना खाओगे उतना टाइम मिलेगा सलाइवा को, एटलीस्ट खुद सोचो, सलाइवा जाएगा आपके फूड में मिक्स होगा, फिर अपना कार्बोहाइड्रेट निशाना ढूंढेगा, फिर वहां जाएगा, फिर इसको तोड़ेगा, तो इस चीज का ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो प्लीज च्यू योर फूड कंप्लीटली, और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, आराम से खाओ। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर क्या होगी आपके लिए कि माउथ में आपकी कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, सो अगर क्वेश्चन आ रहा है आपके पास कि इन योर कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होती है, तो आपको याद रखना है माउथ में स्टार्ट होती है। किसको डाइजेस्ट करते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का मतलब क्या है, किसको डाइजेस्ट कर रहा है, आपके स्टार्च को डाइजेस्ट कर रहा है, और उसको किसमें कन्वर्ट कर रहा है, उसकी छोटी चेन्स में, बड़ी सी चेन को छोटी सी चेन में कन्वर्ट किया है। पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड्स मीन्स शुगर, बहुत सारी शुगर की चेन को हमने छोटी शुगर की चेन में हमने कन्वर्ट कर दिया।
क्लियर है इतना? अमाइलेज के लिए वर्ड हमेशा, अमाइलेज हमेशा किसकी तरफ टारगेट करेगा? आपके कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। इतना क्लियर है? ओके, अब एक और नई बात समझो। माउथ से जब आपका, अब यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स की कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुई है, ये इनकम्प्लीट डाइजेशन है, कार्बोहाइड्रेट्स की इनकम्प्लीट डाइजेशन है। तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगी कि माउथ से जो अब आपका खाना फर्दर आपके एलिमेंट्री कैनाल में जा रहा है वो पार्शियली कार्बोहाइड्रेटेड डाइजेस्टेड फूड है। यही खाना आप अपने आप और आगे लेके जाओगे। इस खाने को हम कहते हैं बोलस। इस खाने को कहते हैं हम बोलस। क्लियर है इतना? चलो, यहां पर आपके माउथ का डाइजेशन खत्म होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे का पार्ट। माउथ से आपका बोलस अब आगे की तरफ जाएगा आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में, जो फर्दर डाइजेशन करेगा। आई होप सो बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, आगे बढ़े। चलो, अब आपका माउथ, फॉर एग्जांपल ये माउथ है, माउथ के बाद आपका एक पाइप आता है, दैट पाइप इज कॉल्ड एज ईसोफेगस। ईसोफेगस नॉर्मल टर्म्स में इसको क्या बोलते हैं? फूड पाइप। ये फूड पाइप क्या कर रहा है? इट्स अ कनेक्टिंग ब्रिज बिटवीन योर माउथ एंड स्टमक। इट एक्ट्स एज अ connecting bridge between mouth and stomach। पहली बात। दूसरी बात ईसोफेगस में क्या समझनी है हमें कि आपके पूरे एलिमेंट्री कैनाल में एक यही पार्ट है जहां पर कोई डाइजेशन नहीं होती है। ओके, यही एक पार्ट है वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। कोई डाइजेशन नहीं होगी यहां पर। सिंपल ये क्या करेगा? बोलस को, दैट यू पार्शली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड फूड बाय द एक्शन ऑफ साइलेंट अमाइलेज, उस खाने को आपको मुंह से लेके कहां पहुंचाएगा? आपके स्टमक में। बस ये इसका काम इतना ही है और कुछ नहीं करेगा ये। ठीक है, चलो अब यही चीज हम इसको तरीके से बना देते हैं। ईसोफेगस, स्टमक, माउथ, और यहां पर आपका ये बोलस आ गया। अब बोलस ईसोफेगस के ऊपर आके बैठ गया है। ठीक है, अब ऐसा कुछ इस ईसोफेगस में जरूर होना चाहिए ताकि ये बोलस आपका स्टमक में आ जाए। राइट? तो ऐसा क्या चीज आपकी ईसोफेगस में हो रही होगी कि आपका बोलस विदाउट एनी फोर्स और विदाउट एनी एंजाइम, विदाउट एनी सक्शन प्रेशर, इस केस में वो आपका नीचे आ जाता है। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इस पूरे ईसोफेगस में एक स्पेशल टाइप की रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है। क्या बोला मैंने? इस पूरे ईसोफेगस में एक रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से आपका बोलस माउथ से आपका स्टमक में आ जाता है। ठीक है, तो मतलब ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होगा, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, ऐसे ये पूरी ईसोफेगस आपकी मूव कर रही होगी। इस मूवमेंट की वजह से आपका बोलस माउथ से कहां आ जाएगा? आपके स्टमक में। ठीक है, तो तीसरी चीज, अगर आपको बोलस को माउथ से स्टमक में आना है, अगर आपके खाने को माउथ से स्टमक में आना है थ्रू ईसोफेगस, तो ईसोफेगस में इंपॉर्टेंट क्या है होना? एक रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट। एक रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की मूवमेंट आपकी पूरी ईसोफेगस में चलेगी ताकि आपका खाना कहां सके? बोलस से माउथ से स्टमक में। इस मूवमेंट को हम कहते हैं
पेरिस्टैलिक मूवमेंट, पेरिस्टैलिक मूवमेंट, इस मूवमेंट की वजह से आपका बोलस कहाँ आता है? राइट, स्टमक में आ जाता है। यहाँ पर कोई डाइजेशन नहीं हुई है, जैसे आपने माउथ में अपना खाना रखा, ज़्यादा देर के लिए रखा तो अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड फूड होगा, और अगर आपने जल्दी खा लिया तो नॉर्मल आपका विदाउट एनी डाइजेस्टेड फूड, बट ऑब्वियस डाइजेशन हुआ होगा उसमें, बिकॉज आपका सलाइवरी अमाइलेज उस च्यूड फूड में प्रेजेंट है, सो वो अपना काम करके छोड़ेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। तो जो भी खाना आप जिस भी तरीके से खा रहे हो वो आपका बोलस यहाँ आएगा, और उस बोलस को आपके स्टमक में पहुंचाने का काम कौन करेगा? पेरिस्टैटिक मूवमेंट। ये मूवमेंट कैसी मूवमेंट है? एक रिदमेटिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मूवमेंट है। इससे आपके इसोफेगस कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहेगा, आपका बोलस स्टमक में आ जाएगा। क्लियर है इतना? माउथ और स्टमक क्लियर हो गया? सो अब आपका खाना कहाँ गया? स्टमक में। स्टमक से बात करें, चलो। अब आपका बोलस कहाँ आ गया? आपके पेट में, स्टमक में आ गया। अब स्टमक में इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इसकी लाइनिंग्स पे एक स्पेशल टाइप के ग्लैंड्स होते हैं, उसको कहते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। कौन से ग्लैंड्स होते हैं आपके? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स 3 चीजें सिक्रीट करते हैं। पहला HCl, दूसरा म्यूकस, एंड तीसरा पेप्सिनोजन। पेप्सी जो आप पीते हो उसके आगे नो लगा दो, पेप्सिनोजन। ठीक है, ये 3 चीजें सिक्रीट होती हैं आपके स्टमक में। तीनों का काम देखें। ओके, आपको याद रखना है कि आपका कौन सा खाना आया है? पार्शली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड आया है। अरे पार्शली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड को हम क्या बोलते हैं? बोलस। ठीक है, तो जैसे ही आपका खाना आएगा आपकी बॉडी में एक लाइनिंग होगी, पहली बात म्यूकस की, पूरा स्टमक सॉरी पूरे स्टमक में पूरे स्टमक में आपके यहां पर एक लाइनिंग होगी। इस लाइनिंग को कहते हैं म्यूकस लाइनिंग। इस लाइनिंग को कहेंगे हम म्यूकस लाइनिंग। एक जेली लाइक लाइनिंग होती है, बस आप ये समझ लीजिए, एक जेली लाइक लेयर होती है, और जिसका मेन काम होते हैं 2। पहला आपका आएगा कि HCl जब सिक्रीट होगा, HCl इज एन एसिड, तो आपकी स्टमक की लाइनिंग को वहां उससे प्रोटेक्ट करके रखेगा। टू प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड। तो पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या है कि जब आपका खाना आपके स्टमक में आएगा, ऑब्वियसली उसको एक लुब्रिकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, सो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए आपका म्यूकस प्रेजेंट है, लुब्रिकेटर की तरह काम करेगा ये। क्लियर है म्यूकस के बारे में? ओके, नेक्स्ट आ गया आपका इन्हीं ग्लैंड्स में क्या सिक्रेट करता है? आपका HCl। यही ग्लैंड्स आपके क्या सिक्रेट करेंगे? HCl। HCl इज योर एसिड। ठीक है, पहला काम इसका होता है टू किल जर्म्स। स्टमक में कोई भी जर्म्स आ गए, आपके फूड के थ्रू आ गए, आपने कुछ गलत खा लिया है या कोई भी चीज़ है, तो कोई भी जर्म्स जो आपके स्टमक में एंटर कर रहे हैं उसको किल करने का काम कौन करेगा? आपका HCl। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है HCl की, वो क्या करेगा? ये जो तीसरी चीज़ दिख रही है वहाँ पर पेप्सिनोजन, ये बड़ा सा वर्ड,
ये जब सिक्रीट होता है बेटा, दिस इज योर एंजाइम। ये एंजाइम जब सिक्रीट होगा तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। इनएक्टिव फॉर्म मतलब नॉन फंक्शनेबल, अभी अपना काम नहीं करेगा, आराम से बैठा हो, ठीक है। आप लोग पढ़ते नहीं हो तो आप इनएक्टिव हो, बैठे रहते हो, पीछे से मम्मी आती है, वो एक लगाती है तो आप पढ़ना शुरू करते हो। तो मम्मी इज योर एंजाइम, ठीक है, सॉरी मम्मी इज योर एसिड, आई एम सो सॉरी, मम्मी इज योर एसिड। तो मम्मी क्या करेंगी, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को, HCl क्या करेगा, इनएक्टिव पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करेगा पेप्सिन में। सो दिस इज एन एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम। दिस इज योर एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया, हमें क्या मिल गया, पेप्सिन मिल गया। अब हम देखते हैं ये पेप्सिन हमारे खाने के साथ क्या करता है। चलो अब क्या होगा, अभी तक हमने क्या देखा है कि पेप्सिनोजन, योर इनएक्टिव एंजाइम is converted in the presence of HCl to pepsin, the active form. ठीक है। अब आपका खाना आया, बोलस आया, उस बोलस में 3 चीजें हैं आपके पास, अगेन कार्बोहाइड्रेट्स, पार्शली डाइजेस्टेड है पर है तो सही, अभी तो कार्बोहाइड्रेट से लिखेंगे, प्रोटीन और फैट्स। अब एंजाइम का काम क्या होगा, किसी भी कंपोनेंट को टारगेट करना और उसको तोड़ना, तो पेप्सिनोजन विल टारगेट प्रोटीन। तो क्वेश्चन यहां बनेगा आपका कि प्रोटीन की डाइजेशन आपकी कौन से पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में स्टार्ट होती है, तो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट्स इन योर स्टमक, ठीक है। तो क्या हो रहा है, प्रोटीन को इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, ठीक है, प्रोटीन इन द प्रेजेंस ऑफ पेप्सिन, ये लार्जर मॉलिक्यूल है, लार्जर मॉलिक्यूल मतलब इसे बहुत सारे प्रोटीन है तो पॉलीपेप्टाइड है, इसको डाइपेप्टाइड में चेंज करेगा। जैसे यहां पे डाइसैकेराइड्स थे, यहां पर आपको डाइपेप्टाइड्स याद करने हैं। डाई का मतलब क्या होता है, 2 अगेन। तो यहां पर अब क्या हो गया आपके पास कि प्रोटीन आपका किसमें चेंज हो गया, लॉन्ग चेन आपकी छोटी चेन में बदल गई, ठीक है। तो अब तक हमने क्या देखा है कि माउथ से आपका पार्शली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड, स्टमक से आपका पार्शली प्रोटीन डाइजेस्टेड। तो अब तक हमने क्या पढ़ा है कि आपका पेप्सिन एक्टिव हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। पेप्सिनोजन आपका इनएक्टिव एंजाइम है जो HCl की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गया, आपके एक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, दैट इज योर पेप्सिन। अब दिस पेप्सिन will act on your protein part of your food. प्रोटीन के फूड के प्रोटीन पार्ट पे ये एक्ट करेगा। और प्रोटीन क्या बताया था, इट्स अ लॉन्ग चेन ऑफ डिफरेंट अमाइनो एसिड्स। उसके मोनोमर्स क्या हैं, अमाइनो एसिड्स। लेकिन यहाँ पर आपको सबसे सिंपलेस्ट नहीं मिलेगा। फर्स्ट डाइजेशन है प्रोटीन का, एक बार में हमें चीज़ें नहीं मिल पाती, हमें दूसरी बार पढ़ना पड़ता है चीज़ों को। तो इसी केस में जो फर्स्ट आपका प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्सिन इन स्टमक, that would be forming dipeptides। अब देखो डाइपेप्टाइड्स क्या होते हैं बच्चों, 2 अमीनो एसिड एक पेप्टाइड बॉन्ड के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। तो हमें पूरी प्रोटीन की चेन टूट जाएगी आपके 2 में। डाइपेप्टाइड्स मतलब ऐसी चेन जिसमें 2 पेप्टाइड बॉन्ड हो, इस बॉन्ड को मैं कहूंगी पेप्टाइड बॉन्ड। तो 2 चेन के मतलब 2 पेप्टाइड का मतलब ऐसे 3 मॉलिक्यूल साथ में हैं। तो लॉन्ग प्रोटीन की चेन आपकी किस में चेंज होगी, डाइपेप्टाइड्स में। तो यहां पर आपका पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हुआ है। ये एंजाइम आपका ना कार्बोहाइड्रेट पार्ट्स को टच करेगा ना फैट्स को टच करेगा। तो अगर मैं बात करूं स्टमक की, तो स्टमक से आपका खाना दैट वुड बी पार्शियली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड कैसे हुआ, फ्रॉम इनसाइड योर माउथ विद द एक्शन ऑफ योर एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज, पार्शियली कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टेड एंड प्रोटीन डाइजेस्टेड। ये खाना अब आपका कहां जाएगा, नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल,
दैट इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसको हम कहते हैं काइम। जैसे बोलस वर्ड इसके लिए यूज किया था, सिर्फ बोलस वर्ड आपके माउथ से आ रहा था जो आपके इसोफेगस में जा रहा था, ऐसी स्टमक से जब आपका खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा उसे हम बोलेंगे काइम। क्लियर? अब एक पार्ट अच्छे से समझो बेटा, ये स्टमक के है और स्टमक ही आगे जाकर आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन बनाएगा। बिफोर कमिंग टू स्मॉल इंटेस्टाइन मैं पहले डिस्कस करूंगी कि व्हाट आर द वेरियस सिक्रीशंस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आती हैं। हमारे 3 टाइप के ग्लैंड्स मैंने आपको बताए थे, सलाइवरी ग्लैंड हो चुका है, लिवर और पेनक्रियाज बचा है आपका। तो लिवर और पेनक्रियाज की सिक्रीशन आपकी कहाँ आती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। तो जब आपका खाना स्टमक से निकलता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, दिस पार्ट इज कॉल्ड एज डियोडेनम। डियोडेनम इज द पार्ट ऑफ योर स्मॉल इंटेस्टाइन, डियोडेनम, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज जेजुनम एंड इलियम। द coiled part of your small intestine is called as ileum. तो जैसे ही खाना आपका डियोडेनम में आता है तभी आपके लीवर और आपका पेनक्रियाज अपनी सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देता है फॉर फर्दर डाइजेशन। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आने से पहले खाना आपका यहाँ है और यहाँ से आपका लीवर और यहाँ से आपका पेनक्रियाज खाना कहाँ देगा आपको? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो पहले बात करते हैं कि लीवर और पेनक्रियाज कौन से सिक्रीशंस देता है। सो लेट्स स्टार्ट विथ the next part of your human digestion containing your 2 types of exocrine glands, liver and pancreas. liver के बारे में बात करते हैं, आ जाओ। liver is your largest organ, largest gland कह लो इसे, liver your largest gland। और liver के लिए जो वर्ड हम यूज करते हैं साइंस में वो यूज करते हैं हम हेपेटो, ठीक है। तो ये वर्ड आपको याद रखना है। लीवर के बारे में जब भी बात करेंगे तो वर्ड क्या आएगा आपका? हेपेटो। तो लीवर के जो सेल्स होते हैं, लीवर के जो सेल्स होंगे उनको हम बोलेंगे हेपेटोसाइट्स। क्या बोलेंगे हम? हेपेटोसाइट्स। एंड these sites mean cells. These hepatocytes are responsible for the secretion of bile juice. For the secretion of bile juice. ठीक है, यहां से बाइल जूस आपका आएगा, हर एक सेल में से बाइल जूस सिंथेसाइज होगा और ये स्टोर होगा आपके एक ऑर्गन में इनसाइड योर लिवर। इस ऑर्गन को कहते हैं हम गॉल ब्लैडर। तो एक बात आपको याद रखनी है हमेशा, सीबीएसई का गिवन क्वेश्चन है कि बाइल जूस सिंथेसाइज कौन करता है? आपके लिवर सेल्स, जो हेपेटोसाइट्स। और बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है या स्टोर कौन करके रखता है? वो आपका गॉल ब्लैडर। जैसे ही खाना आपका डियोडेनम में आएगा, आपका गॉल ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन होगी और इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से गॉल ब्लैडर से आपका बाइल जूस डक्ट के थ्रू कहां पहुंचेगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्लियर? तो दिस इज योर डक्ट। जिस डक्ट के थ्रू आपका जो बाइल जूस है वो कहां पहुंचेगा? आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, याद रखना गॉल ब्लैडर कहाँ है? वो चीज, वो जगह जहां पर आपका बाइल जूस स्टोर होता है प्लस सिक्रीट होता है जहां से। ठीक है, अब बाइल जूस है क्या चीज, इसके बारे में पढ़ते हैं, आ जाओ। बाइल जूस कंटेन्स पिगमेंट्स, इसको कहते हैं बाइल पिगमेंट्स। These contain pigments। दो पिगमेंट्स होते हैं आपके, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन। बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डन, these are the 2 pigments that are present in a bile juice। और इसका सिर्फ 2 काम है, सिर्फ 2 काम है इनके। पहला काम आपका है कि ऑब्वियसली एक बात समझो बेटा, स्टमक से जब आपका खाना आ रहा है, स्टमक में कौन सा एसिड प्रेजेंट है? आपका HCl। तो जो आपका काइम होगा दैट वुड बी एसिडिक इन नेचर। ओके, दैट वुड बी एसिडिक इन नेचर, दैट कैन बी हार्मफुल टू योर स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो इस वजह से इस पर्टिकुलर मीडियम को, इस एनवायरमेंट को एसिडिक से एल्कलाइन बेसिक में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? आपका बाइल जूस। सो कन्वर्टिंग एसिडिक मीडियम
टू एल्कलाइन मीडियम। इसकी ज़रूरत क्या है मैम, एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत क्या है? हमें ऐसे ही चल जाएगा, जब स्टमक में चल गया तो वैसे भी स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चल जाएगा। लेकिन एल्कलाइन मीडियम कन्वर्ट करने का ये पर्पस है कि आपका जो दूसरा ग्लैंड है दैट इज पेनक्रियाज, ठीक है, इसकी जो सिक्रीशंस आएंगी वो अपना काम वो तभी कर पाएंगी जब आपका मीडियम एल्कलाइन होगा। एल्कलाइन मीडियम करने का ये वजह है सो दैट द pancreas can function properly. Pancreatic juices can function properly because इनके एक्टिवेशन के लिए, इनके फंक्शनेबिलिटी के लिए जरूरी क्या है, एल्कलाइन मीडियम होना। एसिडिक मीडियम में दे आर नॉन फंक्शनेबल। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्लियर है कि एसिडिक फूड जो आपका स्टमक में आ रहा है, ये एसिडिक फूड किसकी वजह से आ रहा है? बिकॉज स्टमक में क्या प्रेजेंट है आपके? HCl। ये एसिडिक फूड किस में चेंज होगा आपके? एल्कलाइन फूड। एसिडिक मीडियम किस में चेंज होगा आपका? एल्कलाइन मीडियम में। क्या जरूरत है एल्कलाइन मीडियम में चेंज करने की? ताकि पैनक्रियाटिक जूसेस अपना काम कर सके। क्या काम करते हैं पैनक्रियाटिक जूसेस? बस अब आ ही रहे हैं उसमें। दूसरा काम जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसका है, जो बाइल जूस होता है वो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स मतलब यहां पे हम डाइजेशन लिख सकते थे। बहुत लोग ये सोच रहे हैं मैम नया वर्ड क्यों लिखे हमने? इमल्सिफिकेशन का मतलब क्या है? इमल्सिफिकेशन डजंट मीन दैट वी आर टारगेटिंग द बॉन्ड्स। अभी तक हमने क्या बात करी थी? हमने बोला था कि लार्ज स्टार्च की चेन है, उसके बॉन्ड्स को हमने तोड़ दिया तो हमें दो छोटी छोटी चेनें मिल गई हैं। ठीक है, ऐसे हमने सिंपल पेप्टाइड्स के केस में बात किया था, लंबाई अमीनो एसिड की चेन है उसको दो डाइपेप्टाइड में हमने चेंज कर दिया। लेकिन यहाँ पर हम कहीं पेप्टाइड्स की बात ही नहीं करेंगे, कहीं बॉन्ड्स की बात नहीं करेंगे। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सिंपली मीन्स जो लार्जर ग्लोब्यूल्स हैं, जो लार्जर ग्लोब्यूल्स है फैट के, वो चेंज हो जाएंगे आपके स्मॉलर में। जो बड़े बड़े टुकड़े हैं उनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करेंगे। दैट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। Emulsification of fats is a process by which the larger fat globules are converted into smaller fat globules. क्लियर है इतना? तो ये दो काम है आपके बाइल जूस के। अब आता है आपका दूसरा सिक्रीशन, दैट इज योर पेनक्रियाटिक सिक्रीशन। आ जाओ। पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियास क्या सीक्रेट करता है आपके? पेनक्रियाटिक जूसेस अगेन इज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, डक्ट के थ्रू करेगा। और इन जूसेस में तीन चीजें होंगी। पहली आपकी ट्रिप्सिनोजन, नेक्स्ट होगा आपके पास लाइपेज, एंड देन है आपके पास अमाइलेज। ये तीन आपके पास सिक्रीशन होती हैं, तीन चीजें होती हैं आपके पेनक्रियाटिक जूसेस में। आ जाओ। यहां पर मैंने आपको क्या बोला था? अमाइलेज वर्ड हर एक को पढ़ना शुरू करेंगे आप। अमाइलेज वर्ड क्या होता है? अमाइलेज ऑलवेज टारगेट्स योर कार्बोहाइड्रेट्स। अमाइलेज ऑलवेज टारगेट्स योर कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अभी हमारे पास माउथ में कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो गई है, तो हमें स्टार्च किस फॉर्म में मिल रहा था? डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। तो ये जो अमाइलेज है वो डाइसैकेराइड्स को और ओलिगोसैकेराइड्स को डाइसैकेराइड्स और ओलिगोसैकेराइड्स को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में। हमें मिल गया अपना पहला मोनोमर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज। क्या बोला है इसमें? डाइसैकेराइड मतलब दो आपकी शुगर की मोनोमर्स हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं। अल्टीमेटली अमाइलेज ने क्या किया? इसको भी तोड़ दिया। ठीक है, तो हमें यहां पर अब हमें क्या मिल गया? अपना ग्लूकोज, बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट एंजाइम्स दैट आर हेल्पफुल इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, तो पहला आपको याद रखना है कि सलाइवरी अमाइलेज सिक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड इन माउथ, एंड सेकेंड पैनक्रियाटिक अमाइलेज सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, सो ये दोनों एंजाइम्स हैं
जो आपकी डाइजेशन कर रहे हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट है आपका लाइपेज। लाइपेज विल एक्ट्स ऑन फैट्स, फैट्स के ऊपर जो छोटे ग्लोब्यूल्स हमें मिल गया था बिकॉज ऑफ बाइल जूस, वो जो फैट्स हैं उसको चेंज करेगा ये फैटी एसिड्स में एंड ग्लिसरॉल में। अगेन हमें सबसे छोटा पार्ट मिल गया, ठीक है। लास्ट आ गया आपका ट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन बिकॉज ऑफ योर एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइडेड बाय द बाइल जूस, ट्रिप्सिनोजन इज एन एक्टिव फॉर्म, इट विल कन्वर्ट इनटू ट्रिप्सिन, it will convert into trypsin and ultimately it will convert your dipeptides. डाइपेप्टाइड्स कहाँ बने थे आपके स्टमक में, प्रोटीन से जो बने थे, राइट। डाइपेप्टाइड्स को कन्वर्ट करेगा आपके अमाइनो एसिड्स में। तो पहला, दूसरा और तीसरा, हमें तीनों कंपोनेंट के मोनोमर्स यहां मिल चुके हैं। कहां पर, स्मॉल इंटेस्टाइन में। किसकी वजह से, लीवर की वजह से और पेनक्रियाज की वजह से। क्लियर, ये अच्छे से समझ में आ गया कि लीवर और पेनक्रियाज अपनी अपनी सिक्रीशन कहां देते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में दे सिक्रीशन की वजह से वहां पर आपकी पूरी कंप्लीट डाइजेशन हो गई, पूरी कंप्लीट डाइजेशन हो गई। क्लियर है। अब यहां पर एक चीज समझो बच्चों, यहां पर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, दिस इज योर स्मॉल इंटेस्टाइन। यहां से आपकी किसकी डक्ट आ रही है, लिवर की डक्ट आ रही है, ठीक है। और लिवर की डक्ट से यहां पर आपका ज्वाइन होता है पेनक्रियाज। ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मैं बना रही हूं, दैट इज योर पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज से आपके पेनक्रियाटिक जूसेस और लिवर से आपका बाइल जूस एक साथ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। तो डक्ट के नाम हमें इंपॉर्टेंट है याद करने कि बिकॉज एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो डक्ट के थ्रू जाएंगे। तो जो आपके लिवर से आ रही है डक्ट, लिवर के लिए हमने वर्ड क्या यूज किया था, हेपैटो, तो यहां पे आएगी आपकी हेपैटिक डक्ट। क्या आएगी, हेपैटिक डक्ट। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक डक्ट। डक्ट का मतलब क्या था, पाइप, जिसके थ्रू आपके सिक्रेशन अपने टारगेट साइट पे पहुंचती थी। This is your the common duct, it is called as hepatopancreatic duct, hepatopancreatic duct, right। बाइल जूस आपका गॉल ब्लैडर से निकलेगा, गॉल ब्लैडर से हेपेटिक डक्ट के थ्रू अलॉन्ग विद पेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू आपके पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियाज से आपकी कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू कहां पहुंचेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस अपना काम करेगा, बाइल जूस अपना काम डिओडेनम में करना शुरू कर देता है और बाकी सारे अपने काम कहाँ खत्म करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो स्मॉल इंटेस्टाइन नाम में ही स्मॉल है, लेकिन द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ योर एलिमेंट्री कैनाल है, ये बात हमने पहले डिस्कस कर ली थी। और दूसरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि स्मॉल इंटेस्टाइन ही वो जगह है आपकी जहां पे आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो जाती है। योर कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस और एंड्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो इसकी एक ब्रीफ समरी मैं आपको बताती हूं स्मॉल इंटेस्टाइन के केस में। तो आपका फूड के 3 पार्ट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, ऐसे लिखते चलो, फूड के आपके 3 पार्ट हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। ये बात याद रखो कि कोई भी कंपोनेंट हो उसके लिए आपके डाइजेशन 2 बार हो रही है, तो 2 चीजें, 2 एंजाइम्स उसको पर एक्ट कर रही है एंड अल्टीमेटली उसको हमने स्मॉलेस्ट मोनोमर में चेंज कर रही है। अब हमें जरूरत क्या है बेटा स्मॉलेस्ट मोनोमर में चेंज करने की, वो मैं आपको यहां बताती हूँ। हमें जरूरत इसलिए है बिकॉज जो नेक्स्ट स्टेप है आपका, हमने इंजेक्शन पढ़ लिया, इनटेक ऑफ फूड, हमने डाइजेशन पढ़ लिया, डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हो जाएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब अल्टीमेटली ये जो मोनोमर्स मिलेंगे ये एब्जॉर्ब किए जाएंगे आपकी बॉडी सेल्स में, इनका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। तो इसलिए एब्जॉर्प्शन किसका ज्यादा आसानी से हो जाता है, जो बहुत सिंपल हो, छोटे से हो, वो आराम से आपके सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इसलिए मेन जरूरत पड़ती है हमें डाइजेशन की।
और 2 बार हम इसलिए डाइजेस्ट कर रहे हैं ताकि हमें आराम से अपना सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिल जाए ऑफ ईदर ऑफ द कंपोनेंट्स, ताकि वो आराम से आपका एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर आपका पहली चीज जो एक्ट करेगी वो कौन एक्ट कर रही थी? सलाइवरी अमाइलेज। ये कहाँ था आपका? माउथ में। कौन सिक्रीट कर रहा था? सलाइवरी ग्लैंड। तो पहली चीज होगी। और इससे हमें क्या मिल रहा था? डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स। कार्बोहाइड्रेट आप किस फॉर्म में ले रहे हो? स्टार्च के फॉर्म में। स्टार्च इज व्हाट? इज अ लॉन्ग ब्रांचिंग चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स एंड ओलिगोसैकेराइड्स इस फॉर्म में आपको अपनी शुगर्स मिल गई है माउथ से। अब दूसरी बात जो डाइजेशन हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है आपकी? पेनक्रियाटिक अमाइलेज के थ्रू। कहां से आता है ये आपका? स्माइलेज पेनक्रियास से आएगा। पेनक्रियास से किधर जाता है आपका? ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका काम होता है। और अल्टीमेटली आपके डाइसैकेराइड्स विल चेंज इनटू ग्लूकोज। राइट, नेक्स्ट प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन मिलती है हमें। ठीक है, पहला इसका एक्शन होता है इन स्टमक विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिनोजन। इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म पेप्सिन होती है। कौन एक्टिव करता है इसको? HCl एक्टिव करता है। कहां पर? स्टमक में। काम कहां होता है इसका? स्टमक में ही होता है। अल्टीमेटली पेप्सिन प्रोटीन्स को डाइपेप्टाइड्स में चेंज करता है। क्लियर? नेक्स्ट चीज जो इसकी होती है वो कहां होती है आपकी? किसके थ्रू होती है? ट्रिप्सिनोजन के थ्रू। इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है। कौन इसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है? या एल्कलाइन मीडियम। राइट, और ट्रिप्सिनोजन का काम कहां है आपका? स्मॉल इंटेस्टाइन में। एंड अल्टीमेटली पेप्टाइड्स चेंज इनटू अमाइनो एसिड्स। हमें दूसरी स्मॉलेस्ट फॉर्म मिल गई। क्लियर? तीसरी चीज है आपके फैट्स। फैट्स के ऊपर जो सबसे पहले एक्ट करेगा वो कौन करेगा आपका? बाइल जूस। कौन सिक्रीट करता है? लीवर सिक्रीट करता है। कहां सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करता है। और अल्टीमेटली हमें स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स मिल जाते हैं। राइट, दूसरी बात कौन सिक्रीट करेगा इसके ऊपर? लाइपेज। लाइपेज एंजाइम कौन सिक्रीट करता है? पेनक्रियाटिक जूसेस। कहां से सिक्रीट होते हैं आपके? पेनक्रियास से। कहां काम करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और अल्टीमेटली आपको क्या देंगे? फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एक साथ मिलकर आपका एक मोनोमर बनाते हैं फैट का। राइट, तो अल्टीमेटली अब हमें तीनों स्मॉलेस्ट कंपोनेंट मिल गए हैं। कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज, हमें अमीनो एसिड मिल गया, हमें फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल मिल गया। यहां पर आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो चुकी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी कंप्लीट डाइजेशन होगी। अब आपका नेक्स्ट पार्ट आता है, दैट इज योर एब्जॉर्प्शन। द थर्ड पार्ट इज एब्जॉर्प्शन। अब क्या है? सेल है, बॉडी सेल है कोई भी, ये बॉडी सेल आराम से इनको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस ऑफ द वेरियस अमीनो एसिड्स ऑब्टेन्ड बाय डाइजेशन प्रोसेस। सारे एब्जॉर्ब हो जाएंगे। अब ये एब्जॉर्ब किसके थ्रू होंगे ये समझो। ठीक है, अल्टीमेटली एब्जॉर्ब किसके थ्रू होंगे? सो एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस फर्स्ट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है पर आपकी एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाती है और उससे खाना आपका कहां जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाता है खाना? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन, मेजॉरिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन योर लार्ज इंटेस्टाइन। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहां होता है आपका? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसके थ्रू होता है? आपकी लाइनिंग्स पे, पूरी लाइनिंग्स में अभी ड्रॉ करके बताऊंगी। पूरी लाइनिंग्स में आपके फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज विलाय। These projections are called as villi. अब इन काम, विलाय का काम क्या होता है? It increases
the rate of absorption by increasing the surface area. By increasing the surface area. ठीक है, चलो उसका ड्रामेटिक डायग्राम के थ्रू देखते हैं कैसा दिखता है ये. ओके, स्टमक से खाना आया है डिओडेनम में, डिओडेनम से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से वो जाता है आपका लार्ज इंटेस्टाइन में. Okay, so this is your large intestine. Okay, this is your small intestine. डिओडेनम और ऊपर आपका स्टमक. तो हमें पता चल गया स्मॉल इंटेस्टाइन में आपकी कंप्लीट डाइजेशन हो गई है. अब आपका खाना नेक्स्ट स्टेप के लिए जा रहा है फॉर एब्जॉर्प्शन. तो जब खाना आपका यहाँ पर भी पहुंच जाएगा तो ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ प्रेजेंट होते हैं. These finger like projections, ठीक है, यहाँ पर ऐसे. ये देखने में ऐसे होते हैं. These are like this. These are villi that increases your surface area for absorption. ठीक है, एक बात समझो बेटा, जब स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा तो इसे कहते हैं कोलोन. असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन. असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन. ठीक है, एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज रेक्टम एंड एनस. तो अल्टीमेटली क्या हुआ है, आपके इन विलाइज की वजह से आपका जो मोनोमर्स बन गए हैं आपके डाइजेशन की वजह से वो आपकी बॉडी सेल्स में एब्जॉर्ब हो गए हैं. ठीक है, अब एब्जॉर्प्शन का काम क्या है, एब्जॉर्ब हो गए, क्या किया उन्होंने. थर्ड स्टेप आपका एब्जॉर्प्शन हो गया. अब आपका फोर्थ स्टेप है. फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन. अब आपका जो बॉडी सेल्स में अब आपके पास क्या प्रेजेंट है, ग्लूकोज प्रेजेंट है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल प्रेजेंट है. अब इन मोनोमर्स से अब ये बॉडी सेल विद न्यूक्लियस एंड वेरियस अदर सेल ऑर्गेनेलीज, अब ये बॉडी सेल क्या बनाएगी, एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में. अब ये जो मोनोमर्स हैं, इन मोनोमर्स से एब्जॉर्प्शन ने क्या किया, विलाइज ने क्या किया, बॉडी सेल के अंदर सारे आपके मोनोमर्स डाल दिए. अब ये मोनोमर्स आपके सेल यूटिलाइज करेंगे for forming energy. So the formation of energy by utilizing the monomers absorbed by the body cells is called as assimilation. इस प्रॉपर प्रोसेस को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे. अभी फिलहाल मैं यही बताऊंगी, इस पूरे सिस्टम को हम सिर्फ एसिमिलेशन वाले पूरे पार्ट को हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ेंगे. सो दिस पार्ट इज योर एसिमिलेशन वेयर एनर्जी इज ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ योर मोनोमर्स. राइट, तो ये पूरा प्रोसेस आपका यहाँ हो गया है. एब्जॉर्प्शन के बाद, एसिमिलेशन के बाद जो अब अनवांटेड फूड है, द अनवांटेड एंड अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, यहाँ से आपके बॉडी सेल्स में चला गया ये. तो यहाँ पर आपका अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो कुछ टाइम के लिए आपके रेक्टम में स्टोर होगा, कुछ टाइम के लिए आपके रेक्टम में स्टोर होगा और एनएस के थ्रू योर फिफ्थ पार्ट इजेशन हो जाएगा, बाहर आ जाएगा एज योर फीसेस. राइट, सो यहां पर आपका कंप्लीट होता है पूरा ह्यूमन डाइजेशन.
ह्यूमन डाइजेशन एक बहुत लंबा टॉपिक है, इसके ऊपर सीबीएसई वाले कहीं से भी क्वेश्चन बना देते हैं। सो इस वीडियो को 2 या 3 बार देखिए, उसके बाद मैं अपलोड करूंगी आपके लिए सीबीएसई के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, जिसको हम अच्छे से दोबारा डिस्कस करेंगे। हर एक क्वेश्चन को मैं बताऊंगी मैंने कौन सी जगह पढ़ाया है और क्या पढ़ाया है। पर पहले जरूरी ये है कि आप पूरे ह्यूमन डाइजेशन को, इस वीडियो को 2 या 3 बार सुने, अच्छे से अपने नोट्स बनाएं, पढ़ते रहें। थैंक यू।